आज जो टॉपिक हम देखेंगे ये पेपर है हमारा, ये MCS 211। ये इक्विवेलेंट है हमारा MCS 031। ये पहले था और दोनों का नाम सेम है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये पेपर, इस पेपर में जो है 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में मैं सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक ले रहा हूँ और इस फर्स्ट ब्लॉक में हम देखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट है और हम एक एक यूनिट पर डे करेंगे और हर यूनिट के बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो प्रोबेबल एग्जाम के लिए क्वेश्चन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके पर यूनिट को हम एक बार पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि हमारा पर यूनिट में क्या क्या कहा गया है। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर हमारा क्या है, तो सबसे पहले कहता है क्या, बेसिक ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इस यूनिट का नाम है एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसके अंदर कुछ टॉपिक है। तो ये जो अभी जो देख रहे हो, तो ये पुराने वाला जो MCS का जो 031 का सिलेबस था उससे ये 60 to 70% कॉमन है। नहीं तो ये जो सिलेबस है ये नया वाला, ये बहुत अपडेट है और थोड़ा एडवांस भी है, अपडेट भी है और एडवांस भी है, यानी कि नया नया टॉपिक इसमें बहुत सारा डाला गया है। तो पहला हम यूनिट देखते हैं। तो पहला यूनिट में क्या है हमारा कि बेसिक ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सब टॉपिक है और यहाँ तक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तो आपने जो है वो वहाँ भी पढ़ा होगा, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट पेपर होता है सी प्रोग्रामिंग का। लेकिन इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग एल्गोरिथमिक अप्रोच का यूज करेंगे। जैसे हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स हुआ, ग्रीडी मेथड हुआ, डायनामिक प्रोग्रामिंग हुआ। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट है और ऑटोमेटिक ये एडवांस लेवल का है। उसके बाद आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड इसमें इसके अंदर है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम। तो हम देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि जो हमने जो ये लिया है, तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या, फाइनाइट टाइम सीक्वेंस के लिए इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पढ़ते हैं। और ये स्टोकेस्टिक का मतलब जो रेंडमाइज होता है, यानी इसको आप रेंडमाइज समझो, तो रेंडमाइज पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हमारा जब यूनिट है उसमें हमारा है कि प्री रिक्वेस्टेड ऑफ एसिम्प्टोटिक बाउंड, जिसके अंदर की हम लोग डिफरेंट जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये सब को डिटेल में पढ़ेंगे। उसका मैथमेटिकल हम सब करेंगे और उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के को देखेंगे, एल्गोरिथम का एफिशिएंसी वगैरह निकालेंगे और फिर सब नोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा थोड़ा करना है। थर्ड यूनिट में देखोगे तो थर्ड यूनिट में है एनालाइज ऑफ सिंपल एल्गोरिथम। तो इसमें जनरल लेवल का छोटा छोटा एल्गोरिथम का हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, या लूप कैसे काम करता है। तो अभी तक हम प्रोग्राम में जो पढ़े थे वो पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग स्पेशलाइज ये पढ़ेंगे कि ये सब कैसे काम करता है और इसमें एल्गोरिथम क्या रोल कर रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह को कैसे मैनेज किया जाता है। आगे आते हैं तो उसके बाद है, तो ये जो सॉल्विंग रिकरेंस है, ये पहले पुराने वाले सिलेबस में एक टॉपिक था, इसमें ये एक यूनिट बना दिया है। तो इसका मतलब इसका जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाता है और इस यूनिट से हमेशा 10 मार्क्स का, मतलब 5 से ज़्यादा मार्क्स का ही सवाल पूछता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी देखना है। तो इसमें जो है आप रिकरेंस को सॉल्व करने का जो डिफरेंट तरीका होता है वो सब तरीका हम लोग, जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, इटरेशन हुआ, रिकर्सिव ट्री हुआ और मास्टर मेथड हुआ, तो ये सब मेथड पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम करेंगे पर यूनिट पर डेज, ये आपको याद रखना है। और पर यूनिट पर डेज को हम करके पर यूनिट के बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर और प्रोबेबल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। और पर वीक में हम 2 क्लास लगाएंगे और 2 क्लास में हम मतलब जो है एक यूनिट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर एक यूनिट, एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। और ये प्रॉपर चैनल में क्लास का है, ये नहीं समझिए कि ये कोई हम करीब 12-15 साल से पढ़ा रहे हैं और हमने कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ये सब पढ़ाया है पुराने कोर्स में। तो अभी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूँ ऑनलाइन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात चला जाए और उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो जब चाहें तब पढ़ पाए।
ठीक है, अब हम आगे यूनिट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्लॉक 1 का जो हमारा MCS 211 है उसका ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट का नाम है बेसिक ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो था तो उसी के अकॉर्डिंग है। ये जो एल्गोरिथम वर्ड्स कहाँ से आया है, उसके बाद जो हमारा ये उसको इन्वेंट उस वर्ड को किसने किया है, और फिर वो वर्ड जो है वो इंग्लिश की तरफ किधर से आया। उसके बाद है हमारा डिफिनीशन ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें 3 डिफिनीशन है, तीनों में सेम मीनिंग है। तो हमारा डिफिनीशन हो गया। उसके बाद किस किस यूनिट में किस किस सेक्शन में वो जो आपके का टेक्स्ट बुक जो इग्नू का दिया रहता है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले कि हम लोग उसमें क्यों और क्या दोनों चीज़ देखना है। तो मतलब इससे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, उसके बाद कैसे हम उसको बिल्ड करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद उसका फंडामेंटल टेक्निक्स क्या होगा, तो ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें लेते हैं तो हमारा एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम आता है। तो एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब एल्गोरिथम को बनाएंगे। तो किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो इसके अंदर हमको बताया जाएगा। तो किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए 5 चीज़। ऐसे नया वाला टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप अपने इग्नू के टेक्स्ट बुक से फॉलो करते हो तो इसमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट क्या हो सकता है, 1 और मोर। उसके बाद क्या आउटपुट हो सकता है, तो आउटपुट क्या हो सकता है, 0 और मोर। उसके बाद आपका आता है डिफिनिटनेस। डिफिनिटनेस मतलब क्या होता है कि एक डिफाइंड मतलब एक डिफिनिट हमको है 10 सीक्वेंस, 20 सीक्वेंस, 100 सीक्वेंस, तो उसमें चले तो उसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट। मतलब कि आपको काउंट पता है कि हाँ इतना हम चलेगा। उसके बाद क्या होता है इफेक्टिवनेस, जो हम कर रहे हैं वो अप्लाइड हो रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं वो। उसके बाद आपका होता है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम जैसे करते हैं तो उसका क्या डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक 2 ऑर्डर होता है। तो ये दोनों ऑर्डर क्या कहता है, डिटर्मिनिस्टिक क्या कहता है कि आप किसी काम को एक लिमिट टाइम में कर लो। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या कहता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा नहीं पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम जो फाइनाइट स्टेप लेंगे और उस फाइनाइट स्टेप के हेल्प से हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ और है जो कि डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें कहता है एल्गोरिथम शुड बी जनरल। तो ये मतलब जनरल होना चाहिए, इसका जो रिसोर्स होना चाहिए वो इफ़िशिएंटली होना चाहिए, ये अंडरस्टेबल होना चाहिए, इसमें यूनिकनेस होना चाहिए, ये अनएम्बिगुअस और क्लियर, मतलब कि ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, आसानी से उसका इंस्ट्रक्शन, उसका जो भी उसके द्वारा कहा जा रहा है वो सबको समझ में आना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा आता है एनालिसिस। टर्म क्यों यूज किया गया है, तो एनालिसिस का मतलब हम यहाँ पर स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी से जोड़ेंगे। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम को यहाँ पर इटरेटिव बताया गया होगा, आगे फिर रिकर्सिव बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे तो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होता है, तो वो क्या करता है, जैसे हम 15 और जैसे हम चलो मैं 15 लेता हूँ और 25, तो इसका जीसीडी 5 आता है। कैसे आता है, तो हम ऊपर से कौन सा ऐसा नंबर चूज किया जाए जो नंबर की दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करे, ये इसका रूल होता है। तो इसी रूल को हम लोग जीसीडी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग इटरेशन पैटर्न लगाते हैं। तो इटरेशन में देखिए, फर्स्ट इटरेशन में जैसे 2 नंबर लिया, फर्स्ट इटरेशन लगाया, फर्स्ट इटरेशन से इतना सॉल्व किया, फिर सेकेंड इटरेशन से सॉल्व किया, फिर थर्ड इटरेशन में जाके हो सकता है ज़्यादा इटरेशन भी लगे, वो नंबर के कम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद इसका एल्गोरिथम देखिए कितना छोटा सा है। सबसे पहले आप स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप लूप लगा दो, व्हाइल, फिर डू लगा दो, और जो फार्मूला है वो फार्मूला रिटर्न, यहाँ पर ए और यहाँ पर मोड बी, फिर यहाँ पर ये जो है ये ए के साइड में रिजल्ट आ रहा है बी से, फिर बी के साइड में रिटर्न आ रहा है ए का। तो बस इतना छोटा सा ये है, ये एग्जाम में रहता है तो इसको हमको अच्छा से देखना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम में हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग मतलब सीधे चलना है। सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब जो जैसे हमारा इफ होता है, इल्स होता है, ये सब सिलेक्शन होता है। उसके बाद इटरेशन, इटरेशन जो होता है हमारा लूप होता है। उसके बाद प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है, जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग और मॉडुलर प्रोग्रामिंग के अप्रोच से चलता है या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अप्रोच से चलता है। उसके बाद रिकर्सन, रिकर्सन का मतलब फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, तो ये हमारा रिकर्सन हो गया। उसके बाद इस सब का डिफिनीशन है, दो दो तीन तीन लाइन का है, इसको अच्छा से पढ़ना है। जैसे सीक्वेंसिंग क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, इटरेशन क्या होता है। उसके बाद फिर उसका एल्गोरिथम, यहाँ पर देखिए ये एल्गोरिथम जैसे तैयार, सेम एल्गोरिथम है, ये इटरेटिव हो गया, तो इसको हम आगे ले चलेंगे। उसके बाद आता है प्रोसीड्यूर एंड रिकर्सन। तो इसके लिए क्या कि हम लोग स्ट्रक्चर, जैसे देखिए इसमें क्या दे दिया है, टू एडवांस कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो मतलब इसमें क्या होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर से हमारा प्रोग्राम होता है, तो हम इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आप आ जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये प्रोसीड्यूर क्या होता है। प्रोसीड्यूर के रिकॉर्ड में ना हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक डिटेल वीडियो बनाया है, और वो बहुत पहले से डला हुआ है। उसको अगर आप लोग प्रोसीड्यूर के बारे में और डेप्थ में जानना चाहो कि वो प्रोग्रामिंग में अप्लाई कैसे होता है, तो वो किया हुआ है। यहाँ पर आ जाइए, इसको जैसे ये क्या है, प्रोसीड्यूर नेम, पैरामीटर लिस्ट और टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप, उसके बाद उसका डिक्लेरेशन, फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एक्सपेक्टेड। तो ये आप इस तरह से कर दोगे तो मतलब लिखने का जो हमारा, क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना भी है, तो ये सब काम आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है कि जैसे कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कैसे कर रहा है, तो एक बार गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। आगे आते हैं, आगे देखते हैं तो आगे क्या है हमारा। तो आगे है हमारा क्या है इसमें कि कहता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट प्रॉब्लम आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर और आर्गूमेंट। पैरामीटर और आर्गूमेंट क्या होता है, जैसे किसी चीज़ में कोई कंडीशन है, बाय कंडीशन है, तो वही पैरामीटर होता है, उसी को हम लोग आर्गूमेंट बना लेते हैं। उसके बाद आता है रिकर्सन। रिकर्सन के लिए आप फैक्टोरियल का, फेवनिची का जो भी प्रोग्राम किए होंगे वो सब रिकर्सन के एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे ये हुआ, ये रिकर्सन में क्या होता है, इस तरह का एक छोटा सा हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे 5 का हम लोग करेंगे फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके रिजल्ट को इससे, इसके रिजल्ट को इससे, और तो क्या हुआ, इधर से हम करते आएंगे, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, और ये रिकर्सिव स्टेप होता है। अब इसी का हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोसीड्यूर कैसे लेता है, तो देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या कर रहा है। तो फैक्टोरियल एक इंटीजर ले लीजिए, फैक्टोरियल जो होना चाहिए वो 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर ये फार्मूला है एन फैक्टोरियल, ये हमारा एन फैक्टोरियल का एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, और बस रिटर्न फैक्टोरियल कर दीजिए। जो भी वैल्यू यहाँ पर आप डालोगे उसको गुना करके यहाँ पर, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो ये अब देखिए, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इटरेटिव क्या होता है और रिकर्सिव क्या होता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इटरेटिव प्रोग्राम जो भी होगा उसमें हमारा लूप का यूज जनरली होता है, लूप का ही यूज होता है जनरली, तो मैं भी गलत बोला, लूप होता है। और जो रिकर्सिव होगा उसमें कंडीशन यानी कि इफिल्स वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला ही है, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारा डिफिनीशन आता है, तो कहता है रिकर्सिव प्रोसीड्यूरल एल्गोरिथम, तो इसके लिए ये हम लोग को देखना है कि ये क्या क्या है इसके अंदर। तो कहता है इसमें बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, ये होता है, इसको अच्छा से देख लेना है बस। उसके बाद आ जाता है हमारा ए सर्वे ऑफ कॉमन रनिंग टाइम। तो ए सर्वे ऑफ कॉमन रनिंग टाइम में क्या होगा कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन मतलब क्या, जैसे कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट इस टाइप का होता है, आप किसी चीज़ के नंबर डालो वो नंबर डायरेक्ट निकल गया, तो वो हो गया आपका कांस्टेंट। उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट का ये कांस्टेंट इस तरह से बिहेव करेगा। उसके बाद लीनियर, लीनियर का किस तरह से बिहेव करेगा, तो हमारा लीनियर हो गया, लीनियर इस तरह से बिहेव करेगा। उसके बाद लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला किस तरह से बिहेव करेगा, तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। उसके बाद आपका क्यूबिक, क्यूबिक क्या करेगा,
तो क्यूबिक का तो मतलब इसमें कम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर जो है अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर होते जा रहा है, मतलब क्या है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है। तो वही चीज़ बढ़ने वाला जो चीज़ है, जितना बढ़ेगा मतलब क्या हो, आपको बार बार किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना है एक ही सोल्यूशन के लिए, तो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप अपना टाइम कम्प्लेक्सिटी ये आगे आपको डीप में पढ़ना है, इसीलिए अभी मैं लाइटली बता रहा हूँ। अभी ज़्यादा बताऊँगा पता चलेगा आगे से आप लोग पढ़ना ही बंद कर दोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल टाइम के लिए जो आप लोग जो पोलिनोमियल इक्वेशन 10th लेवल में पढ़े होंगे वही पोलिनोमियल होता है। उसमें n टू द पावर k या e टू द पावर जो हमारा फॉर्म होता है उसका उसी टाइप का, यानी बाइनोमियल फॉर्म आप समझ सकते हो। ये पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल को करने के बाद इसका थोड़ा सा उसी टाइप से रहेगा, इसमें क्या क्यूबिक टाइप से रहेगा। उसके बाद हमारा एक्सपोनेंट e टू द पावर x का हो गया, तो वहाँ पर वैल्यू जो है e टू द पावर x में कैसे एक्सपोनेंट सीरीज का वैल्यू रहता है वो देख लोगे। तो ये हो गया। उसके बाद आप इसका ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ सब और इसका जो हमारा फैक्टर है ये सब ध्यान से देखना है। आगे आते हैं तो ये वेरिफिकेशन वगैरह कैसे इसको किया जाएगा। फिर हमारा फैक्टोरियल टाइम आएगा, इसका कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो फैक्टोरियल टाइम के लिए हम इस तरह का यूज करेंगे। और उसका जो मतलब ग्राफ वगैरह इसमें नहीं जनरेट किया हुआ है, उसका ग्राफ शायद आप लोग के सिलेबस में है नहीं, तो लेकिन है फैक्टोरियल तक है। और उसके बाद जो होता है वो होता है इन्वर्स। तो इन्वर्स इसमें है नहीं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है वो इन्वर्स का। और भी मतलब जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन अभी इतना से काम हमारा चल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एनालिसिस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो ये हमारा जो है एनालिसिस ऑफ एंड कम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट, इसमें हम लोग क्या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो कि डोनाल्ड कुंत के द्वारा दिया गया है। देखिए विकिपीडिया से आपका बुक उठाया है, वही यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद हम इसका मतलब एल्गोरिथम के लिए हम कम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे। कम्प्लेक्सिटी में टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मेमोरी होता है तो मेमोरी में फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आप रैम लेते होंगे तो रैम में क्या मेगाहर्ट्ज होता है, तो वो टाइम के लिए दिया जाता है। और एक साइज होता है स्पेस, जैसे 4 GB 2 GB, तो उसी के अकॉर्डिंग वो तो हम हार्डवेयर एस्पेक्ट में बता रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक मतलब डिफरेंट टाइप के मशीन के लिए हम लोग कम्प्लेक्सिटी वगैरह का स्टडी करते हैं। यहाँ तो हल्का सा है, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम उतना ही देखेंगे। उसके बाद इसमें केस लगता है, तो रोस्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। रोस्ट केस का मतलब सबसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बेस्ट केस का मतलब एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम, और एवरेज केस का मतलब बेस्ट केस प्लस रोस्ट केस बाय 2, मतलब एवरेज जो होता है वो बेस्ट और रोस्ट के दोनों के मतलब कि बीच का, जिसको कह सकते हैं मिडिल लेवल का प्रॉब्लम वो। तो ये हो गया। इसके बाद इसका बेस्ट केस, रोस्ट केस वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लीनियर सर्च लिया है, इसमें आपको LOC जो है ये लोकेशन के लिए यूज किया गया है। लीनियर सर्च का ये एल्गोरिथम हो गया। तो ये हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च क्या करता है, लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, आप कोई भी नंबर लेते हो और उस नंबर को आप उसी ऑर्डर में उसमें से, जैसे कोई हम एरे लिए, एक कोई एरे लिए, उसमें से जैसे हम एक बता ही देते हैं। जैसे मान लो हम कोई एक एरे बना लिए, ठीक है, ये एरे बना लिए, इस एरे में हम एलिमेंट डाल लेंगे। इस एरे में हम एलिमेंट डाल लिए 5 7 3 2 8। अब इसमें मेरे को x = 2 को सर्च करना है, तो क्या एक बार यहाँ जाएगा नहीं मिला, फिर यहाँ जाएगा नहीं मिला, फिर यहाँ जाएगा नहीं मिला, यहाँ तो मीट हो गया। तो इस तरह से ये लीनियर सर्च काम करता है, मतलब एरे में डायरेक्ट जाके ये सर्च करके निकाल लेगा आइटम्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी में इसका स्टेप है तो होता टास्क वही है। इसमें स्टेप लगा दिया, तो स्टेप लगाने से क्या होता है, आपको लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो उसको आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि बेस्ट केस में, रोस्ट केस में और एवरेज केस में उसका कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा। तो वो हम उसी तरह से, जैसे एरे पर लिए, एरे पर लेके Cn = 1n, और फिर तो ये मैं बताने के लिए तो मैं बता सकता हूँ, बट ये क्लास जो है होगा वो ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन केवल थोड़ा सा किया है। तो यहाँ से ये जैसे एवरेज केस में लिया, तो एवरेज केस में वही दोनों को जोड़ दिया होगा, और जोड़ने के बाद उसका एवरेज ले लिया होगा।
तो बस इतना हो गया, आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने के बाद आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या होता है, बिगो बिग ओमेगा और थीटा। बिगो जो होता है वो अपर बाउंड होता है। बिगो आपका जो देखिए यहाँ पर बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बिग ओमेगा होना चाहिए, बिगो ही लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मिस्टेक है, इसको यहाँ पर ओमेगा होना चाहिए। तो ये OMEGA ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपर बाउंड होता है, ये लोअर बाउंड होता है, और इसको टाइट बाउंड कहा जाता है, ठीक है, अपर और लोअर के बीच में। उसके बाद हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए हम लोग ग्रोथ ऑफ फंक्शन का एक्चुअल में स्टडी करते हैं। तो वो अभी यहाँ पर जैसे हम नंबर ऑफ इनपुट साइज से, उसका नंबर ऑफ इनपुट साइज मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन ए कंप्यूटर। तो हम किसी कंप्यूटर में किसी भी मशीन में कितना प्रॉब्लम डालेंगे तो वो किस लेवल का परफॉर्म करेगा, उसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन या रेट ऑफ ग्रोथ। तो उसके द्वारा हम लोग उस सब को देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि एल्गोरिथम से हम किस किस टाइप का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो ये सब होता है। उसके बाद सॉर्टिंग के बारे में, तो ये सब पढ़ने वाला है, ये पढ़ाने वाला नहीं है, ये पढ़ने वाला है। सॉर्टिंग के बारे में पढ़ लीजिए अच्छा से। उसके बाद आपका क्या है, सॉर्टिंग के बाद आप सर्चिंग के बारे में पढ़ लीजिए। सर्चिंग के बाद आप स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, जो आप स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाना, मैचिंग लगाना, कॉन्केट करना। तो ये सब जो पैटर्न वगैरह लगा के जो स्ट्रिंग सर्च किया जाता है ना, तो या जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, उसके लिए स्ट्रिंग प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद ग्राफ प्रॉब्लम, ग्राफ के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है, तो आपको ग्राफ को देखना है। उसके बाद ग्राफ के बाद हम कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम का बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम क्या होता है, जो कॉम्बिनेटिक्स थ्योरी से जनरली जो प्रोबेबिलिटी वगैरह से जो होता है वो उसी टाइप का रहता है, और उसमें भी हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम जो होता है वो हमारा ज्योमेट्रिकल एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस, अगर आप लोग BCA किए होंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े होंगे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक, वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ते हैं BCA में या छोटा क्लास में, तो वहाँ पर टॉप डाउन और बॉटम अप पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो सब एल्गोरिथमिक है। तो सबसे पहले आप में दिया है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स। आगे के ब्लॉक में इसको डिटेल में पढ़ना है, आगे के यूनिट में, आगे के ब्लॉक में ये सब टेक्निक जो है ये सब एक एक ब्लॉक का आपको बन जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा, डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, उसको पार्ट में तोड़ लेते हैं और फिर सॉल्व करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उसका कुछ एग्जांपल दिया है। उसके बाद ग्रीडी टेक्निक्स होता है, तो आप ग्रीडी टेक्निक्स के बारे में भी देख सकते हो। उसके बाद आपका ये ग्रीडी का कुछ एग्जांपल है, तो ये ग्रीडी जिसमें अप्लाई होता है सॉल्व करने में। उसके बाद आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है। तो डायनामिक ये जो हमारा जो ये होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में पूरा यूज होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अभी बस गो थ्रू करना है आपको, ज़्यादा इसके बारे में आगे बताया जाएगा। उसके बाद फिर ब्रांच एंड बाउंड है, जो गेम थ्योरी वगैरह में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, तो वो आप पढ़ लोगे। उसके बाद रेंडमाइज एल्गोरिथम, तो आप रेंडमाइज आगे देखोगे ही थोड़ा सा आपके सिलेबस में। उसके बाद बैक ट्रैकिंग होता है, बैक ट्रैकिंग भी AI में गेम थ्योरी में यूज होता है। उसके बाद आपका आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो टाइम का डिटर्मिनिस्टिक हो, जो टाइम पंचुअल एल्गोरिथम होता है, और स्टोकेस्टिक मतलब जो रेंडमाइज रूल को, जो रेंडमाइज को फॉलो करे, रेंडमनेस जिसमें हो। तो ये इतना ही है। उसके बाद इसका समरी वगैरह है। आगे जो हम लगाएंगे तो उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि पिछला मतलब अभी तो ये एग्ज़ाम तो नया ही है, लेकिन जो पीछे है उससे हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड उठाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।